नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा यह खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हम उन सवालों को लेंगे और अपने इस खास प्रोग्राम में उसका आंसर भी आपको देंगे। तो चलिए, आज हर बार की तरह हमारे साथ कोई ना कोई जुड़ता है। आज हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी जी। प्रबलीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और हमेशा की तरह आप आज भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष इस वक्त हमारे साथ है, हमारे कॉलर। उनसे मनीष जी बताएं क्या कुछ सवाल हैं आपके। नमस्कार मैम, मैं मनीष कमल बात कर रहा हूँ जमशेदपुर से जी। मेरा सवाल है कि अभी मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो भी एग्जिस्टिंग में 7.2 लाख का है। मेरा गोल है 1 करोड़ मुझे अगले 10 साल में अचीव करना है। अभी मैं 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स से जी। और मेरे जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी भेजा था। कैनरा रिबेको में मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 5,000 और एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ प्लान में 5,000। इसके अलावा मेरे पास 2 मिड कैप के भी फंड हैं, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप जिसमें मैं 2,000 और टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड जिसमें मैं 2,000 इन्वेस्ट करता हूं। एक मेरे पास स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप 2,000 इन्वेस्ट करता हूं और एक टाटा डिजिटल इंडिया ग्रोथ प्लान है जिसमें 2,000 और एक क्वांट एक्टिव ग्रोथ प्लान है उसमें 2,000 इन्वेस्ट करता हूं। सो मेरा 2 सवाल है। नंबर 1 इसकी अभी जो मैं करंट पोर्टफोलियो है मेरा लास्ट 3 साल से मैं इसमें कर रहा हूँ और अभी आई थिंक कि इज इट राइट टाइम टू रिव्यू इट। तो इसको कुछ मुझे SIP चेंज करने की जरूरत है या कोई प्लान चेंज करने का जरूरत है क्या म्यूचुअल फंड? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैं 20,000 और ऐड करना चाहता हूँ पर मंथ। सो अभी जो एग्जिस्टिंग प्लान्स म्यूचुअल फंड्स मेरे पास हैं उसी में 20,000 ऐड करूं या कुछ नए SIPs ऐड करूं इसी में? जी ठीक है मनीष जी। प्रबलीन जी, आपने सुना होगा मनीष जी बहुत क्लियर हैं अपने सारे गोल्स को लेकर, अपने सारे जो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसको लेकर। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगी तो 9 फंड्स हैं इनके पास, कुल मिला के सारे फंड्स के नाम ये ले चुके हैं इसलिए इसको मैं नहीं दोहराऊंगी। 30,000 की SIP से इन्होंने शुरुआत की है, 20,000 और करना चाहते हैं। क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? जी नमस्कार स्मिता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल क्लियर बोला है कि मनीष जी का आई थिंक क्वेश्चन और पोर्टफोलियो काफी क्लियरली उन्होंने लेड आउट किया है। पहले हम लोग इनके टारगेट की बात करते हैं। इनका जो करंट SIP है वो 30,000 का है और इनके पास थोड़ी, क्योंकि 2 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ी पोर्टफोलियो वैल्यू जमा हो गई है। तो अगर ये अपनी अब इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 20,000 की तो उससे ये करीबन अपने टारगेट को बल्कि उससे ज्यादा ही ऐड कर पाएंगे। 1.3 करोड़ ये जमा कर लेंगे करीबन 10 साल में, अगर हम 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न से चले तो यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही इनका इन्वेस्टमेंट होएगा। सो विच इज अ गुड थिंग। अगर हम किसी वैसे निवेशक की नजर से देखें तो स्मिता जी हमें करीबन 46,000 अ मंथ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है 1 करोड़ पाने के लिए 10 साल में। पर क्योंकि इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है इसलिए उनको रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, इसलिए ज्यादा बना पाएंगे। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, अब की जो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक है, बहुत ज्यादा मैं चेंजेस सजेस्ट नहीं करूंगी। बट मेरे ख्याल से जो मेरे थोड़े से यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इनके पास 2 लार्ज कैप के फंड हैं मेरे ख्याल से, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो लार्ज कैप टिल्टेड है। इनके पास लार्ज मिड कैप कैटेगरी से भी 2 फंड है। इनके पास एक मल्टी कैप फंड भी है जिसमें अगेन 54% लार्ज कैप है। तो ले देखिए थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप टिल्टेड है पोर्टफोलियो और जो मंथली एलोकेशंस है वो भी उसी मात्रा में जा रही है कि ज्यादा लार्ज कैप में जा रहा है। तो अपने 2 जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं इनको अगर ये स्टॉप करके जस्ट रख लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है और अपनी एलोकेशंस को मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए, मल्टी कैप में बढ़ा सकें। बिकॉज जो इनका थीमेटिक फंड है वो भी 80% लार्ज कैप में है
तो ओवरऑल इनको मिड और स्मॉल कैप में अपनी एलोकेशंस बढ़ाने की जरूरत है। एक और चीज जो मैं मेंशन करूंगी कि इनके पास क्वांट के 2 फंड हैं, दोनों फंड्स अच्छा कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मिता जी मैं राय दूंगी कि अगर एक्टिव फंड जो है क्वांट का, जो एक मल्टी कैप फंड है, उसकी जगह चाहे ये HDFC को या SBI को जोड़ लें, थोड़ा सा फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट स्टाइल के लिए। अगर नहीं करना चाहते तो चाहे कंटिन्यू कर ले। एंड इसके साथ साथ अगर उनको सही समझ में आता है और उनका टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं छोटी से एलोकेशन की सलाह इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दूंगी। एक US का इंडेक्स फंड भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। जी, तो मनीष जी जो काफी क्लियर है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनके लिए एक यहाँ पर सलाह है कि बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है और खास करके एक्सपोजर कहाँ पर ज्यादा बढ़ाना है और कहाँ पर कम करना है, इसका भी गुण होना चाहिए। तो वही आपको यहाँ पर प्रवीण जी ने बताया। तो आपको लार्ज कैप के 2 फंड में निवेश करने की सलाह उन्होंने दी है, बाकियों में उन्होंने रोकने के लिए कहा है। इसके अलावा मिड कैप के 2, स्मॉल कैप का 1, मल्टी कैप का और थीमेटिक फंड एक लेने को कहा। इसके साथ साथ एक्सपोजर आपको इंटरनेशनल फंड का भी लेना चाहिए, ये उनकी सलाह है। बाकी आप समझदार हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो कुल मिलाकर इस तरीके से अगर आप निवेश करेंगे तो जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर लेंगे। चलिए अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार इस वक्त हमारे साथ है, 27 साल इनकी उम्र है और अपनी सैलरी भी उन्होंने बता दी है, 70,000 इनकी सैलरी है। बाकायदा 43,000 की SIP है, यानी कि महीने का इनका 43,000 का इन्वेस्टमेंट ये करते हैं म्यूचुअल फंड में, और इनके पास NPS 5,000 का निवेश उसमें भी इन्होंने कर रखा है। राम कुमार जी बताएं जरा, क्या कुछ सवाल है आपका? मैम, मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर हूँ और मेरा 6 फंड में 2 साल होने वाली है। इसमें मेरा ऐसे टैक्स अवेयर, बट ये बाकी 5 फंड है वो लेटेस्ट, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। तो हमको सजेशन चाहिए था कि इसमें क्या मेरा फंड सही है, और हमको मतलब जानना है कि क्या मेरा लक्ष्य इससे पूरा होगा, और मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की भी मतलब सजेशन चाहिए। ठीक है, तो राम कुमार जी का पोर्टफोलियो प्रवीण जी मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन्होंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश कर रखा है 10,000 का। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000 का, SBI कॉन्ट्रा फंड 5,000 के, HDFC फ्लैक्सी फंड 5,000 के, ICICI प्रो फोकस इक्विटी फंड 5,000 के, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड इनके पास 13,000 के हैं। कुल मिलाकर फंड्स इन्होंने अच्छे सेलेक्ट किए हैं। बाकी जो इनका सवाल है उसके लिए क्या कुछ रहेगा आपकी सलाह प्रवीण जी? जी, इनने अपने काफी सारे स्मिता जी गोल्स लिस्ट आउट किए हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इन्वेस्टिंग हमेशा गोल्स को ध्यान में रख के करनी चाहिए। पहले हम इनके गोल्स को एक एक करके टच अपॉन कर लेते हैं। इन्होंने एक गोल दिया है अपने हाउस को लेके, जो 50 लाख की इनको रकम चाहिए, और इसमें 15 ईयर्स का इनने टाइम पीरियड लिया है। अगर हम इन्फ्लेशन जोड़ते हैं कि ये 50 लाख कल को हम 5% के इन्फ्लेशन पे मान के चल रहे हैं कि घर की कीमत बढ़ रही है, तो ये रकम 1.03 करोड़ बन जाएगी, मतलब तकरीबन 1 करोड़ इनको चाहिए होगा, जिसके लिए आज इनको करीबन 22,000 की SIP करने की जरूरत है। अगर राम जी का ये कहना है कि इन्फ्लेशन को हम 0 लेके चलें और मुझे सीधा ही सिर्फ 50 लाख चाहिए 15 साल बाद, तो इनको एक 11,000 की SIP करने की जरूरत है। फिर इनका जो सेकंड गोल है वो है कार का। इनको एक 15 लाख की गाड़ी लेनी है आज से 16 साल बाद। अगर हम मोटर इन्फ्लेशन, कार इन्फ्लेशन देखें स्मिता जी, अगेन हम 3% लेके चल रहे हैं, तो सेम गाड़ी इनको करीबन 24 लाख की पड़ेगी, जिसके लिए इनको 4,600 की SIP करने की जरूरत है आज। और अगर हम इन्फ्लेशन को नहीं लेते हैं, सीधा कार की कीमत हम 15 लाख की मान के चलते हैं, तो 2,800 की SIP से अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। और ये सारे जो हम लक्ष्य की कैलकुलेशंस हैं, हम 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे ले रहे हैं, जो ब्रॉडली आप एक 10 इयर्स का निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है, और हम पोस्ट टैक्स मान के चलते हैं, प्लस एनी रेगुलेटरी चेंजेस। इनका जो तीसरा गोल है उसमें इनने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 40 लाख का एक अमाउंट बोला है आज से 18 साल बाद। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन स्मिता जी इंडिया में 8 से 10% की है। अगर हम 8% भी लेके चले तो फ्यूचर में ये जो 40 लाख है ये 1.6 करोड़ बन जाएगा, और जिसके लिए इनको 23,000 की SIP करने की जरूरत है। अगर हम इन्फ्लेशन को 0 रख के चलते हैं और इनको सीधा ही तब 40 लाख चाहिए, तो सिर्फ 6,000 की SIP से काम चल सकता है। वैसे ही इन्होंने एक 25 लाख का लक्ष्य बनाया है अपने बच्चे की शादी के लिए।
6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये खर्चा करीबन 96 लाख का हो जाएगा, जिसके लिए इनको 7,600 की एसआईपी करने की जरूरत है। और अगर हम 25 लाख को विदाउट इन्फ्लेशन लें तो सिर्फ 2,000 की एसआईपी से काम चल जाएगा। और जो इनका एक बहुत भारी इनने गोल दिया है अपनी रिटायरमेंट का 5 करोड़ का, इसमें स्मिता जी मैं डेफिनेटली राम जी को बोलूंगी कि ये गोल जो है वो आपको आइडियली अपने घर के खर्चे को ध्यान में रख के और वो फ्यूचर में कितना होगा इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। पर अगर हम इस 5 करोड़ के लक्ष्य को सीधा 5 करोड़ की तरह ही लेके चलें आज से 30 साल बाद, तो इसके लिए इनको एक 14,000 की एसआईपी करने की जरूरत है, क्योंकि इनका ऑलरेडी एनपीएस है जिसका मैंने 9% का रिटर्न लिया है, बिकॉज हमें प्लान नहीं पता था इनका कौन सा है। तो ओवरऑल हमने इनको 2 सिनारियोज दिए स्मिता जी, जहां पे हम विद इन्फ्लेशन एंड विदाउट इन्फ्लेशन ले रहे हैं। विदाउट इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो इनके ऑलरेडी सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ, पर अगर हम विद इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो इनको मेरे ख्याल से स्टेप अप एसआईपी के द्वारा अपने लक्ष्य पूरे करने चाहिए। हर साल जैसे जैसे इंक्रीमेंट इन सैलरी होती है, डीए जुड़ता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहें और मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी फिर अपने गोल्स को ये पूरा कर पाएंगे। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो ब्रॉडली सही है, थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड है। मेरी सलाह होगी कि क्योंकि लंबे समय का पोर्टफोलियो है, एक पैसिव फंड को इनको ऐड कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई फोकस्ड इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड है और मिराई एसेट में भी 69% तक लार्ज कैप है। मेरे ख्याल से एक निफ्टी 50 का सिंपल पैसिव स्ट्रैटेजी जोड़ सकते हैं, वो इनको एक लो कॉस्ट और एक सिंपल मैकेनिज्म रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली जो इनके रिटायरमेंट का गोल है। और अगर आगे चल के एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इनको सलाह दूंगी कि ये एक पैसिव मिड कैप फंड भी बाद में जोड़ सकते हैं। जी, तो कुल मिला के राम जी के लिए सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा अपने जो फंड्स हैं उनमें बदलाव कीजिए और जैसा कि इन्होंने बताया अलग अलग टारगेट्स के लिए आप स्टेप अप करते रहिए अपनी एसआईपी में और इसके जरिए आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल प्रवीण जी मेरी तरफ से ये है कि हम अक्सर देखते हैं 2 तरीके के लोग होते हैं, यानी कि एसआईपी के जरिए 2 तरीके से निवेश होता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो ये सोचता है अगर वो आज निवेश करता है 30,000 का तो उसे कुछ सालों के बाद 2 करोड़ या 3 करोड़ का टारगेट है उसका। एक दूसरे लोग ये होते हैं जो अगर 30,000 का निवेश कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उसको वो बढ़ाते रहे और उनके बहुत सारे अलग अलग गोल होते हैं, शादी का, कार का, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। क्या इन दोनों लोगों में ये डिफरेंस होना चाहिए कि जो दूसरे वाले लोग हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग स्कीम की बनानी चाहिए या एक ही पोर्टफोलियो के जरिए वो इसको हासिल कर सकते हैं? स्मिता जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जब आपके गोल्स हैं तो आप अगर हर के लिए मल्टीपल फंड्स जोड़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा ट्रैकिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है। पर आपके माइंड में अमाउंट क्लियर होना चाहिए कि आपका कितना अमाउंट किस गोल के लिए जा रहा है। लेट्स से आपके बच्चे ने भी 18 साल बाद कॉलेज जाना है और आपका कोई दूसरा लक्ष्य भी 18 साल बाद है, तो आप डेफिनेटली सेम फंड को भी यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखती हूँ। पर अगर हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये कि जो हमारी एलोकेशन है वो हमारी सही हो। अगर हम निफ्टी 50 जैसे एक इंडेक्स फंड उठा रहे हैं तो हमें 2 या 3 सेम फंड उठाने की जरूरत नहीं, हमें एक लार्ज कैप एलोकेशन मिल गया उससे। पोर्टफोलियो को लीन रखते हुए तो भी अपने गोल्स को मैप करके रखना मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ताकि आपके पोर्टफोलियो रिव्यू भी आसान रहे कि पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है। बिकॉज जब आपके 8 या 10 फंड से ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो रिव्यू करना भी स्मिता जी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से टाइमलाइंस के हिसाब से आप सेम टाइमलाइन के तकरीबन जो आजू बाजू गोल्स हैं उनको आप सेम फंड्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। पर अगर जैसे 5 साल या 10 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन्स का आपका डिफरेंस पड़ रहा है, देन आपकी एलोकेशंस डेफिनेटली डिफरेंट होने की जरूरत भी है। जी, तो कुल मिलाकर एक लीन पोर्टफोलियो बनाइए और उसके थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आगे आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि आपको कब के लिए कितने पैसे चाहिए और वो आपको उसी हिसाब से स्टेप अप करके एसआईपी में मिलते रहेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं दूसरे कॉलर के पास। भरत जी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे। भरत जी बताएं क्या कुछ है आपका सवाल? नमस्कार जी, मैं रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मेरी एज 67 ईयर्स है जी, और मेरी मंथली इनकम 1 लाख है इंक्लूडिंग माय पेंशन। और मैंने 1 करोड़ डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया हुआ है, जिसमें एफडी, प्राइम मिनिस्टर वय वंदना और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम है। मैं 14,000 की शिफ्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। उसमें 4,000 मैंने भेजा हुआ है, 4,000 HDFC फ्लैक्सी कैप, 4,000 एक्सिस स्मॉल कैप, 2,000 फ्रैंकलिन ब्लू चिप, 2,000 SBI कॉन्ट्रा और 2,000 SBI ग्रोथ अपॉर्चुनिटी
फंड में लगाया हुआ है। मेरा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न तो है कि 5 साल में कितना कॉर्पस हो जाएगा। सेकंड, मेरा पोर्टफोलियो ओके है। और थर्ड, मैं 6,000 रुपये मंथली और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं किस में बढ़ाऊँ? ठीक है। तो प्रबलिन जी, बहुत सारे सवाल हैं इनके। कॉर्पस कितना होगा 5 साल के बाद, और फंड्स को लेकर भी इन्होंने सलाह मांगी है। क्या कुछ आपकी सलाह इनको? 5 साल में बड़ा ट्रिकी पीरियड होता है स्मिता जी, आप भी मानेंगी मार्केट्स का, तो हमेशा एस्टिमेट देना डिफिकल्ट होता है। बट अगर हम मान के चलें कि एक ब्रॉडली सब सही चलता रहा एंड 5 इयर्स में हम लोग अगर एक 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स को ही लेके चलें, जो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट होता है, तो ये करीबन 27 लाख जमा कर लेंगे अपनी इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकी एसआईपी जा रही है। अगर यही और 5 साल रखें, मतलब 10 साल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स रख सकते हैं, तो करीबन 60 लाख जमा कर लेंगे। तो बिकॉज मेरे ख्याल से टाइम पीरियड जो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में है, वो आपकी एलोकेशन से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने जो अभी करंट अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है स्मिता जी, उसमें हमारे पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है। ये दोनों ही काफी लार्ज कैप टिल्टेड है। जाहिर है जो लार्ज कैप फंड है प्लस जो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें भी 90% ऑलमोस्ट लार्ज कैप ही है। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में भी करीबन 60% तक लार्ज कैप है। तो इनके एज के हिसाब से देखिए तो एक लार्ज कैप टिल्ट और एक 5 साल के नजरिए के हिसाब से ठीक है। इसके साथ इनने एक कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है एक्सेस स्मॉल कैप के साथ और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ। बहुत ज्यादा चेंज की सलाह मैं इसलिए नहीं दूंगी बिकॉज 5 इयर्स का है, हम बहुत ज्यादा फिर से उतार चढ़ाव करेंगे पोर्टफोलियो में, तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग में ही ये अपना थोड़ा सा टाइम लॉस करेंगे। पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट इनको बढ़ानी है, वो मेरे ख्याल से एक मिड कैप का थोड़ा सा एरिया है जहां पे हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं स्मिता जी। तो मेरी सलाह होगी कि जो इनका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जैसे 5-6 हजार का जो कर सकते हैं, वो प्रोबेबली ये इनके पास एक ऑलरेडी मल्टी कैप फंड है, मे बी उसी में जमा कर ले, तो एटलीस्ट थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन वहां बढ़ जाएगा। या फिर एक सिंपल मिड कैप फंड जोड़ लें, जैसे कोटक का हो गया, पीजीआईएम का हो गया, एसबीआई का हो गया। मेरे ख्याल से वो इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ज्यादा कंप्लीट बना देगा। पर इन्होंने जो थोड़े लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, वो भी सारे काफी लार्ज कैप की तरफ हैं, तो मेरी सलाह होगी कि उनमें हर में एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ब्रॉडली मिड कैप देख लें अपने लिए एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो कुल मिलाकर मिड कैप में आप निवेश करें और इससे बैलेंस होगा आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो। प्रबलिन जी जिस तरीके से बता रही हैं उसके हिसाब से, और 5 साल में 27 लाख का आपका कॉर्पस बन सकता है, और बेहद अच्छा आपका, जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं ऐसे ही आप करते रहे, बस थोड़ी सी चेंज की सलाह यहाँ पर प्रबलिन जी ने आपको दी है। कुल मिला के यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी और मनी पर सवाल जवाब का सिलसिला यूँ चलता रहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम योर मनी में आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, जहाँ पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलिन वाजपेयी, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगी। और अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। रामदेव जी बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। मेरे सवाल तो है ना आपके पास? जी ठीक है। तो रामदेव जी का सवाल, मौजूदा निवेश इनका 12,000 की एसआईपी प्रबलिन जी ये करते हैं। 10 साल में 40 लाख का इनका टारगेट है। एक्सिस ब्लू चिप में 50,000 का एक मुश्त निवेश भी है इनका। इसके अलावा इनका पोर्टफोलियो मैं बता देती हूँ आपको। एसएससी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास 5,000 के एलोकेशन के साथ। इसके अलावा एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है 1,500 के एलोकेशन के साथ। एक्सिस मिड कैप फंड है इनके पास 3,000 के एलोकेशन के साथ। और साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड इनके पास है, जिसमें इन्होंने 2,500 का एलोकेशन कर रखा है। क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? स्मिता जी, रामदेव जी का पोर्टफोलियो सिंपल है, बहुत रियलिस्टिक मेरे ख्याल से टारगेट के साथ भी ये चल रहे हैं। जो इनका मौजूदा पोर्टफोलियो वैल्यू है और जो करंट एसआईपी है, उसको मिला के ये अपना पोर्टफोलियो का जो अपने टारगेट रखा है इनने 40 लाख का, इसको आराम से पूरा कर लेंगे। बल्कि क्लोज टू 50 लाख ये जमा कर पाएंगे ऑलमोस्ट, अगर हम 11% के रिटर्न पे लेके चले तो डेफिनेटली टारगेट अचीव हो रहा है। पोर्टफोलियो भी बहुत क्लटर्ड नहीं है। एक फ्लेक्सी कैप फंड है, बिल्कुल ठीक है। एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, और इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप भी कम है। एक लार्ज कैप फंड है जिसमें सिर्फ इनका लमसम है। इसमें मैं सलाह दूंगी कि और बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें एसआईपी ना शुरू करें अगर कल को सोचते हैं तो। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है इनके पास स्मिता जी। जो ये फंड्स होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि आप जब एक बार पैसा डालना शुरू करते हैं तो इनमें मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन होता है, या फिर जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता आप पैसे नहीं निकाल सकते, जो भी पहले आएगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसिप्लिन लाने के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आपने जैसे बच्चे के नाम पे पैसा लगाया है, उसकी एजुकेशन के, तो आप उससे पैसा नहीं निकालते। पर ये जो फंड है ये एक हाइब्रिड एग्रेसिव की तरह मैनेज किया जाता है, मतलब प्योर इक्विटी नहीं रहता। तो कई बार लंबे समय के लिए जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको हाइब्रिड कैटेगरी की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये अवॉइडेबल हो जाता है। बट इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और चल रहा है, तो एलोकेशन उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, पर इसमें और एलोकेशन ना बढ़ाएं। बाकी पोर्टफोलियो इनका बिल्कुल सही है और इनका टारगेट अचीवेबल है आराम से। जी, कुल मिलाकर सिंपल इन्वेस्टमेंट, और साथ ही इन्वेस्टमेंट ऐसा कि आपका टारगेट आराम से आपके इस इन्वेस्टमेंट से अचीव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बस एक छोटी सी जो इन्होंने बात कही है चेंज की, वो चेंज करें, और उसके बाद जो भी आपका टारगेट है उसको आप आराम से अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ इस शो को समेटने का वक्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया प्रबलिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सारे सवालों का जवाब आज देने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाएंगे प्रबलिन वाजपेयी के 4 टॉप पिक्स आज के क्या कुछ है।